डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। स्वाध्यायः परमं तपः। नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय में हम पढ़ने जाने वाले हैं वह विषय है हिंदी MHD 01 आदि काव्य। और आदि काव्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेपर 1 इकाई पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप। इकाई की रूपरेखा के अंतर्गत जब हम दृष्टि करते हैं तब सबसे प्रथम उद्देश्य, बाद में प्रस्तावना, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता, रचनाकार और रचना काल, मूल पाठ, साहित्यिक परंपरा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, रासो काव्य, कथानक रूढ़िया, चरित काव्य, सारांश, प्रश्न अभ्यास। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह आप सब विद्यार्थी जानते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र थे। कहते हैं कि दोनों मित्र का जन्म एक ही समय हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक ही समय पे हुई थी। इसकी चर्चा हम आगे चल के मूल पाठ में करेंगे। अब जैसे आप पढ़ सकते हैं कि टाइटल ही है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप। प्रामाणिकता के बाद हम दृष्टिपात करेंगे। प्रामाणिकता का जब उल्लेख आता है तब पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है कि प्रामाणिकता के साथ साथ यह ग्रंथ के विषय में अप्रामाणिकता पर सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ था, या यूं कहे कि है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, उस समय से लेके आज समय तक विद्वानों में ये काफी विवादास्पद रहा है। उद्देश्य पर हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि पृथ्वीराज रासो में मुख्य रूप से उद्देश्य में प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विश्लेषण, उसमें यानी कि पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त भाषा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्रयुक्त काव्य रूपों की पहचान, प्रस्तावना। पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद महाकाव्य रहा है। सन 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया। प्रकाशित होने से पहले ही यह ग्रंथ विवादास्पद हो चुका था। अब सोचिए, यह ग्रंथ प्रकाशित भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही यह ग्रंथ पूरा विवादों में फंस गया। लेकिन काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रकाशित किया। पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई है? चंद बरदाई क्या इस ग्रंथ के रचयिता सच में थे? पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई समकालीन थे? आदि 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 बातों पे विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। पृथ्वीराज रासो की मूल कथा, संवेदना और शिल्प काव्य पद भी सवाल उठते हैं, काव्य पर भी सवाल उठते हैं। साहित्यिकता के साथ साथ युगीन परिस्थितियों का भी योगदान रहा है। वह अपने युग नायक की गाथा बनकर जातीय तथा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई।
और प्रस्तावना के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता पर दृष्टिपात करने से पहले हम छोटा सा परिचय आदिकाल के विषय में जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल और अब तो उत्तराधुनिक काल भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी गवाही देता है। जब आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल का मूल स्वरूप रहा था वीर गाथा काल, वीर काल। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो युगीन परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ पाई जाती थी वह थी वीरमूलक प्रवृत्तियाँ। जैसे कि किसी राज्य पे अन्य राजा का कब्जा करना, मुगल साम्राज्य का कब्जा करना, उसमें से युद्ध लड़ना, फतेह हासिल करना। तो मूल रूप से जो भी काव्य, लघु काव्य, महाकाव्य, मूल पाठ आदि आदि जो भी कवि रचित करते थे वो ज़्यादातर यानी कि आप कह सकते हैं कि 94% वीर काव्य मूलक ही रचना आदि काव्य में पाई गई है। बाकी की कुछ 6% रचना ऐसी रही है जो श्रृंगार मूलक हो, भक्ति मूलक हो, ऋतु मूलक हो या अन्य। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई रचना हुई है तो वह है वीरतापूर्ण वीर गाथा काल यानी कि आदि काल में हुई है। अब जब हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में बात करते हैं तब एक बात सामने उभर के आती है कि प्रामाणिकता के साथ अप्रामाणिकता को क्यों जोड़ा गया है। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि यह ग्रंथ जितना प्रामाणिक है उतना ही अप्रामाणिकता के विवाद में भी फंसा हुआ है। सन 1876 ईस्वी सन में डॉक्टर बुलर नामक एक विद्वान ने कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली। रासो की इतिहास विरुद्ध यह प्रति पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर सवाल कायम करती हैं। लेकिन कई विद्वानों का ये भी मानना था कि चंद बरदाई और राजा पृथ्वीराज दोनों का अंत में जो मृत्यु हुआ वह भी क्या सही है? क्या शब्द भेदी बाण के अनुसार चलने वाला वो बाण सच में पृथ्वीराज और चंद बरदाई का मिलकर कमाल था? ये सारी बातें भी विवादास्पद पाई जाती हैं। रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समरसी से हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु ही जब 12वीं सदी के उत्तरार्ध में मानी गई तो समरसी तो 13वीं सदी के पूर्वार्ध में आए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पृथा का विवाह समरसी के साथ हुआ? देखिए, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है, लेकिन विद्वानों ने इसे अलग जोड़कर इस पर काफी सारे प्रश्नार्थ चिन्ह बनाए हुए हैं। प्रश्नार्थ चिन्ह से मेरा तात्पर्य है सवाल उठाए हुए हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के महान साहित्यकारों में से एक है, उन्होंने भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन माना है। और जैसे कि पृथ्वी राज की माता, बहन, पुत्र, रानियाँ, फिर महल में होने वाली प्रवृत्तियाँ, ये सब और 12वीं शताब्दी की प्रवृत्तियाँ का जब मेल मिलाप करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि स्थिति पूर्ण रूप से अलग अलग पाई जाती हैं। यानी कि देखिए, यहाँ हीराचंद ओझा ने भी यही सवाल उठाया है कि अगर 12वीं शताब्दी की परिस्थितियाँ अलग रही तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पाने वाली प्रवृत्तियाँ एक कैसे हो सकती हैं?
जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि 21वीं शताब्दी में जो प्रवृत्तियाँ, जो पहरवेश, ये खान पान, ये सब हम अपना रहे हैं, क्या वही 18वीं सदी में भी था? नहीं, काफ़ी बदलाव आया है। पहले एक बॉक्स के रूप में टीवी सबके घर में रहता था, लेकिन अब स्मार्ट टीवी का ज़माना है। पहले लैंडलाइन फ़ोन था, मोबाइल थे ही नहीं। उसके बाद मोबाइल आए, छोटे से ब्लैक एंड वाइट, फिर कलरिंग आने लगे और अब मोबाइल में भी स्मार्टफोन। तो ये सारी चीज़ें एक बदलाव के स्वरूप को प्रकट करती हैं। अगर ये कहा जाए कि स्मार्टफोन के ज़माने में भी पहले की प्रवृत्तियों का ही चलन रहा है, तो क्या आप मान सकते हैं? कतई भी नहीं। तो यही बात, यही हालात पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के तहत हम पाते हैं। दूसरा है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में अनेक अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अलग अलग मतदान दिए हैं। सबसे ज़्यादा तो अप्रामाणिकता पर बात हुई। अब पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता के धरातल पर सही मानने वाले साहित्यकारों में एक है मोहनलाल विष्णु पंड्या, दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये दो विद्वान ऐसे हैं कि जिन्होंने डंके की चोट पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को सही ठहराया है। मोहनलाल विष्णु पंड्या ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले छपैयों को और युगीन रूप से पाने वाले छपैयों को एक करके उसे प्रामाणिक घोषित किया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास तो पहले से ही पृथ्वीराज रासो को व्यवस्थित रूप से ही देखते आए हैं और उसे यह ग्रंथ प्रामाणिकता की दृष्टि से ही देखना अच्छा लग रहा है। अब ये ऐतिहासिकता के धरातल पर हमने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को जांचा परखा। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने समय में पृथ्वीराज रासो को लेकर अलग अलग व्याख्याएं दी है। किसी की दृष्टि में यह ग्रंथ बखूबी प्रामाणिक, सही और सटीक है, तो कुछ विद्वानों की दृष्टि में यह ग्रंथ नकल किया हुआ या कहीं किसी ग्रंथ में से थोड़ी प्रतिलिपियाँ मिली, किसी और ग्रंथ से और कुछ एक प्रतिलिपियाँ मिली और उस सब को जोड़ के बनाया हुआ एक अप्रामाणिक ग्रंथ लग रहा है। रचनाकार और रचना काल, उस विषय में जब हम बात करते हैं तो रचनाकार ओझा जी ने इसका 16वीं शताब्दी के आसपास का समय लगाया हुआ है। शुक्ल जी की बात करें तो वह तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण रूप से अप्रामाणिकता की कसौटी पर परखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 17वीं सदी का काव्य माना है। संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना 1400 के आसपास पाई जाती है। मुनि जिन विजय जी ने जयचंद प्रबंध नामक ग्रंथ से कुछ चारिक छपैयों के आधार पर इसे सही ठहराया है। 14वीं सदी के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ था, एक प्रश्न ये। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान पर काव्य सच में क्या रचा गया था और जो काव्य रचा गया था वह पृथ्वीराज चौहान ही थे। तीसरा, वर्तमान रूप में प्राप्त रूढ़ियों में चंद की पंक्तियां क्या पूर्ण रूप से सही रूप से उभर कर सामने आती है।
ये सारी बातें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर उठती हैं, चलती हैं और विवादास्पदता के एक चुंगल में फंसी हुई मिलती हैं। आज भी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में कई आधुनिक विद्वानों के बीच भी ये विवाद चल रहा है। मूल पाठ की ओर एक दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं: बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। देखिए, ये एक प्रश्न ऐसा है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कितने पाठ मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे विद्यार्थी मित्रों कि हमें कहना है कि 4 पाठ मिलते हैं। अगर पूछा गया कि कितने और कौन से पाठ मिलते हैं तो जवाब देना है बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। साहित्यिक परंपरा। रासों के अंतर्गत सुख सुखी के संवाद की योजना है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में शंकर पार्वती, काकभूसुंडी आदि आते हैं। वैसे ही सुख सुखी का इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। साहित्यिक धरातल पर जब हम पृथ्वीराज रासो को देखते हैं तो कहा गया है कि सुख सुखी का जो वर्णन मिलता है वह पूर्ण रूप से प्रामाणिकता के बराबर है। क्योंकि उस समय में देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में भी शंकर पार्वती का वर्णन, काकभूसुंडी का वर्णन, ये सब मिलता था। और फिर ऐतिहासिक धरातल पर नायक और नायिका या राजा और रानी के बीच का जो संवाद है या बीच में जो संवाद कहलाने जाने वाले हैं उसके लिए पक्षी का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ सुक यानी पोपट, पैरोट, सुक सुकी का संवाद बताया है। और यहाँ ये जो तोता है उसको हीरामन नाम भी दिया गया है। तोता को गुरु के रूप में आलेखा गया है क्योंकि यह एक सूफी काव्य को भी प्रज्वलित करता है। तो सुख सुखी का ये जो मिलन है या यूं कहे संवाद और संवाद की जो प्रवृत्तियां हैं ये रासों के अंतर्गत बखूबी रूप से पाई जाती हैं। पृथ्वीराज के 3 विवाह इच्छिनी, फिर शशिव्रता और संयोगिता की कथा पूर्ण रूप से अगर हम पाते हैं तो सुख सुखी के माध्यम से। जैसे कि पृथ्वीराज रासो जब शुरू होता है तब से ही सुख सुखी के 2 संवाद से यह काव्य का आरंभ पाया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण महाकाव्य को सुख और सुखी के ही दौरे में बांधा गया है। उक्ति और छंद श्रृंखला की प्रामाणिकता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पृथ्वीराज रासो में सही रूप से मिलती है। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो की साहित्यिक परंपरा पर दृष्टिपात करते हुए हमें इस ग्रंथ में 12 खंड मिलते हैं। कितने? टोटल 12। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो पर दृष्टिपात करते हुए कुल कितने खंड मिलते हैं और उसका क्या नाम है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कुल 12 खंड मिलते हैं और उनके नाम निम्न प्रकार से हैं: मंगलाचरण, जयचंद का यज्ञ, संयोगिता का प्रेमानुष्ठान, कौमांस वध, पृथ्वीराज का कन्नौज गमन,
पृथ्वीराज का कन्नौज में प्रकट होना, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध, पृथ्वीराज संयोगिता केली विलास, सठ ऋतु वर्णन आदि। तो इस प्रकार से हम पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को प्रस्थापित कर पाएंगे। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, और उसके अंतर्गत ये टॉपिक थे ऐतिहासिकता, रचनाकार और रचनाकाल, मूल पाठ, साहित्यिक परंपरा। तो मुझे लगता है कि पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का जो सवाल पूछा जाएगा वह आप इस लेक्चर के माध्यम से और आपको दी गई पुस्तक के माध्यम से खूब अच्छी तरह से लिख पाएंगे। हमेशा कोई भी महाकाव्य या महान रंगमंच कहे या कोई भी इतना बड़ा प्रस्तुतिकरण होता है तो सवाल तो उठते ही हैं। प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर उठते हैं, पात्र की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर उठते हैं, उसकी भाषा को लेकर, काव्य रूप को देकर सारी बातें एक पलड़े में सही और एक पलड़े में गलत रूप से पाई जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों ठोस रूप से हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता बिल्कुल सही है? या चलिए आप यूं क्यों नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज रासों की अप्रामाणिकता वाला मुद्दा ही सही है? एक निर्णय क्यों नहीं कर सकते? वह इसीलिए क्योंकि यह ग्रंथ जब पाया गया तब इसका जो पुरावा होता है वह हमें मूल रूप में कहीं भी नहीं मिलता है। अवश्य ही यह होगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये कोई ग्रंथ होगा ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि आज भी इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विवाद चालू है। अवश्य ये ग्रंथ रहा होगा, लेकिन तब उसकी भाषा, वहाँ की शैली और पूर्ण रूप से ग्रंथ एकजुट रूप से न मिल पाना, अलग अलग खंडों में मिलना, अलग अलग जगह से प्रतिलिपियाँ मिलना, तो ये उस बात को घोषित करती है कि ग्रंथ विवादास्पद है। आप इसको मूल रूप से अप्रामाणिक भी घोषित नहीं कर सकते, न आप इसको प्रामाणिक घोषित कर सकते हैं। बस पढ़िए, जानिए और समझिए। पृथ्वीराज रासों की भाषा। तो आप लोग मीरा की भाषा से परिचित हैं अवश्य ही। मुझे लगता है आपने ज़रूर, ये एमए का पर्चा है, लेकिन आपने एसवाई में या टीवाई में मीरा को पढ़ा ही पढ़ा होगा। और वहाँ एक शब्द बहुत प्रचलित रूप से पाया जाता है, सदुकड़ी भाषा। खिचड़ी भी बोलते हैं इसे। यानी कि मीरा की भाषा में गुजराती शब्द भी मिलते हैं, ब्रज मिलते हैं, संस्कृत, अभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, देसी, तत्सम आदि शब्दों की भरमार पाई जाती है। कुछ यूं ही हम कहें पृथ्वीराज रासों की भाषा के विषय में, तो पृथ्वीराज रासों की भाषा में भी हमें अलग अलग भाषाओं की छाप उभर कर मिलती है। रासों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अब देखिए, जो ग्रंथ ही पूरा मतभेद की कसौटी पर कसा गया हो, वहाँ चाहे मूल पाठ हो, रचना हो, रचनाकार हो, या ऐतिहासिकता हो, या उसकी भाषा, फिर 1 से लेकर 100 तक जितना कुछ आता है, सब में विवादास्पद स्थितियाँ मौजूद रहती हैं। आपको लगेगा कि पूर्ण रूप से पृथ्वीराज रासों का एक भी पन्ना विवाद से ना गुजरा हो, ऐसा नहीं है। तो भाषा में भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल भाषा की कसौटी पर पृथ्वीराज रासों को कसते हैं तो वह कहते हैं
कि और भी निराशा ही हाथ लगती है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रंथ पूर्ण रूप से नहीं मिला, तब उसकी भाषा भी पूर्ण रूप से अंदर नहीं पाई गई, तब जाके शुक्ल जी कहते हैं कि चलिए ग्रंथ तो नहीं पूरा मिला, लेकिन देखिए भाषा में भी ठिकाना नहीं है। एक भाषा में पूरा ग्रंथ कतई नहीं है। पूरा ग्रंथ अलग अलग भाषाओं से भरा पड़ा है और अलग अलग शब्दों से। व्यापक व्यवस्था अगर कहीं दिखाई देती है तो वह है छपैयों में। पृथ्वीराज रासों में अगर विद्यार्थी मित्रों पूछा जाए कि दोहा, छपैया या अलंकार कौन सी चीज़ है जो प्रामाणिकता के रूप से पाई जाती है या प्रामाणिकता के बहुत नज़दीक है, तब क्या कहेंगे? छपैया। और इसको आप अपने मगज में भी अच्छे से छाप लीजिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक छपैया ही पृथ्वीराज रासों की ऐसी है जो बिल्कुल प्रामाणिक है। प्राकृत भाषा भी पृथ्वीराज रासों ग्रंथ में मिलती हैं। लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक हस्तलिखित पिंगल भाषा चंद बरदाई की मिली। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्राचीन राजभाषाओं में पृथ्वीराज रासों की भाषाओं को सही माना। डॉक्टर नामवरसी इसे अपभ्रंश भाषा के रूप में मानते हैं और कुछ एक विद्वान इसे षड भाषा कहते हैं। अब षड भाषा, षड ऋतु होता है, उसी तरह षड भाषा होती है, तो षड भाषा किसे कहते हैं? षड भाषा से क्या तात्पर्य है? अगर परीक्षा में पूछा गया कि षड भाषा किसे कहते हैं, तब आपको जवाब लिखना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे मीरा की भाषा को सदुकड़ी कहते हैं, पृथ्वीराज रासों ग्रंथ की भाषा को षड भाषा कहते हैं। षड भाषा का अर्थ है कि ब्रज, मागधी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं को मिलके जिस भाषा का निर्माण होता है उसे षड भाषा कहा जाता है। षड भाषा एक ऐसी भाषा है जहाँ काफ़ी सारी भाषाओं का समन्वय मिलता है और पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत भी अरबी, फारसी और बहुत सारी भाषाओं का चलन पाया जाता है। तकरीबन 3500 शब्द, जिसमें 500 शब्द तत्सम के हैं, 20 फारसी के और बाकी के अन्य भाषा के रूप में शब्द पाए जाते हैं। तो इस तरह जैसे पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता ग्रंथ की अप्रामाणिकता है, सही है, नहीं है, ये विवाद में तो फंसी हुई है ही भाई। लेकिन ये देखिए क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज रासों की भाषा भी काफ़ी विवादों से घिरी हुई है। कुछ एक रचनाकार अवश्य ही पृथ्वीराज रासों के ग्रंथ की तरह इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ इसे अप्रामाणिक मानते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, पृथ्वीराज रासों ग्रंथ अपने आप में एक संपूर्ण महाकाव्य लिए खड़ा दैदीप्यमान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में और हमारे हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासों ग्रंथ सबसे प्रथम महाकाव्य के रूप में घोषित किया गया है।
प्रथम तो महाकाव्य है ही, इसके साथ साथ बड़ा महाकाव्य, और ऑफ कोर्स जब वो बड़ा है तभी वो महाकाव्य बना है, तो महाकाव्य की उपाधि से नवाजा गया है। एक ऐसा महाकाव्य जिसका कोई जोड़ नहीं, बिल्कुल बेजोड़ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक, वीरतापूर्वक और अपने आप में जैसे सभी रंगों को समेटा हुआ एक ग्रंथ जो चंद बरदाई रचित है, वह है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई के विषय में भी काफ़ी प्रामाणिक और अप्रामाणिक लोकोक्तियाँ रही हैं, और जो लोकोक्तियाँ रही हैं वही देखिए आप पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, उसके बिल्कुल नीचे आप पढ़ सकते हैं कथानक रूढ़िया। रूढ़िया, लोकोक्तियाँ यानी कि कथा, यानी कि जो आपका विषय है उसके विषय में काफ़ी सारी ऐसी बातें जो रूढ़िमूलक हो, जो लोकोक्ति मूलक हो, या एक यूँ कहे कि कोई कहानी सी है। अब पता नहीं है कितनी प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, इसीलिए इसे हम रूढ़िया कहते हैं, जो काफ़ी प्राचीनतम से चली आ रही है। एक रूढ़ि का ये भी अर्थ है। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, रासो काव्य, कथानक रूढ़िया, चरित काव्य, सारांश, प्रश्न और अभ्यांश हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं विद्यार्थी मित्रों। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः